Good morning, my dear students. Welcome back to the online study. In the today's session, we are going to learn about the elastic theorems and energy principles. और इससे पहले के लेक्चर्स पे हमने जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में 4 यूनिट के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस लेक्चर पे हम बात करेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटीज लॉ, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस presentation is Maxwell-Betti law of reciprocal deflection or the examples for proving law of reciprocal deflection। तो ये क्या कहता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, और कैसे इसको यूज करते हैं, ये सब सीखेंगे इसमें। मैक्सवेल-बेटी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शंस। मैक्सवेल-बेटी लॉ ऑफ रियल वर्क इज अ बेसिक थ्योरम इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये एक बेसिक थ्योरम है स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। यूजिंग दिस थ्योरम इट विल बी established that the flexibility coefficients in compatibility equations formulated to solve indeterminate structures by the flexibility method या form a symmetric matrix and this will reduce the number of deflection computations। जो मैक्सवेल बेटी लॉ है रियल वर्क का, ये क्या है, बेसिक थ्योरम है स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। तो इस थ्योरम का हम यूज करके, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स जो है हम इस्टेब्लिश करते हैं इन द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू फाइंड द अननोन रिएक्शंस या फिर सपो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, तो हमें वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी एडिशनल जो इक्वेशंस प्रोवाइड करते हैं हम, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन होती हैं, तो उनके फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पे कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने में मदद करता है। और formulated to solve the indeterminate structure by the flexibility method या form a symmetric matrix। ये क्या करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करता है एंड दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन computations। The Maxwell Betti law also has application in the construction of influence lines। इस थ्योरम का हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से भी यूज करते हैं फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। जो मैक्सवेल बेटी लॉ है has also applications in the construction of influence lines diagrams for the statically indeterminate structures। statically indeterminate structures के influence line diagram को draw करना है, तो we can use the Maxwell-Betti law। the Maxwell-Betti law which applies to any stable elastic structure, ठीक है, a beam, truss, frame और example, ठीक है, on yielding unyielding supports and at the constant temperature states। ठीक है, तो जो मैक्सवेल बेटी लॉ है ये अप्लाइड होता है स्टेबल इलास्टिक स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि बीम है, ट्रस है, फ्रेम है, ठीक है, बीम ट्रस फ्रेम, ठीक है, चाहे या फिर अनयील्डिंग सपोर्ट्स हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट, ठीक है, और बीम ट्रस फ्रेम इन स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। तो जो इसका स्टेटमेंट है, जो इसका थ्योरम है, वो ये बताता है द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए in direction 1 due to the unit load at point B in direction 2, ठीक है, is equal in magnitude to the deflection of point B in direction 2 produced by a unit load applied at A in deflection 1। ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसको हम अगर डायग्राम की हेल्प से समझें, तो अगर पॉइंट बी पे, ठीक है, डायरेक्शन 2 की तरफ यूनिट लोड एक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन एट ए इज डेल्टा ए बी। ए पे जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा ए बी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ 1 यूनिट हेयर। ठीक है, 1 की डायरेक्शन पे जो डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा, डेल ए बी होगा। नाउ अगर हम लोड को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, लोडिंग पोजिशन नाउ एट 1, लोड कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया, ठीक है, और अगर हम डिफ्लेक्शन मेजर करें बी पे, तो क्या होगा, डेल बी ए। तो मैक्सवेल बेटी लॉ ये बताता है कि जो डेल ए बी है वो डेल बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें, तो कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके पॉइंट ए पे यूनिट लोड एक्ट कर रहा है, तो इस यूनिट लोड की वजह से किसी पॉइंट पे बी पे, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है माना वो डेल बी ए है। नाउ अगर हम इंटरचेंज कर दें पोजिशंस को, जैसे लोड हमने, ठीक है, बी पे एक्ट करा और डिफ्लेक्शन ए पे मेजर करा, तो डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए in direction 1 due to the unit load at point B in direction 2
is equal in the magnitude to the deflection of point B in direction 2 produced by a deflection load produced by a unit load applied at A in direction 1। तो इसको हम सिंपल वर्ड में याद रखेंगे, जब पॉइंट ए पे आपका क्या लगा है, लोड लगा है, और जो बी पे डिफ्लेक्शन होगा वो डेल बी ए है, और जब ये लोड और ठीक है डिफ्लेक्शन जो मेजर कर रहे हैं वो इंटरचेंज कर दें तो जो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। दैट मीन्स डेल ए बी इक्वल टू डेल बी ए। ठीक है, डेल ए बी इक्वल टू डेल बी ए। ठीक है, ये क्या काफ़ी यूजफुल इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज़ वेरी यूजफुल इक्वेशन टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम और अदर टाइप ऑफ बीम। नाउ फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम हेयर, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट्स हैं, हिंज सपोर्ट है, दिस इज द रोलर सपोर्ट। ठीक है, ड्यू टू द एफ बी फोर्स या ड्यू टू द एफ बी लोड द डिफ्लेक्शन इज डेल ए बी। ठीक है, ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, डेल ए बी है। ठीक है, नाउ वी चेंज द फोर्स लोकेशंस। ठीक है, तो एफ ए पे फोर्स एक्ट हुआ, तो जो बी पे डिफ्लेक्शन है वो कितना है, डेल बी ए है। तो डेल ए बी और डेल बी ए क्या होगा, इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही क्या है, रेसिप्रोकल थ्योरम है। इसको हम जो है लैब में प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमारे पास डिफ्लेक्शन मेजरमेंट के लिए क्या है, डायल गेज है। ठीक है, लोडिंग हम क्या है, हमारे पास लोडिंग के लिए हुक बने हुए हैं लगाने के लिए, जैक वगैरह है वहाँ पे। तो क्या करेंगे, पॉइंट ए पे हमने लोड लगाया, ठीक है, और पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन मेजर करा। ठीक है, फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, पॉइंट बी पे लोड लगाया, डिफ्लेक्शन यहाँ पे मेजर करा। जो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे डिफ्लेक्शन के इन द डायल गेज, वो क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ प्रूव ऑफ दिस थ्योरम। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिया है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रूव द रेसिप्रोकल थ्योरम कंसीडर द सिंपल बीम्स। ठीक है, सिंपल ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसको कंसीडर करा। लेट अ वर्टिकल फोर्स एफ बी at point B produces a vertical deflection del AB at point A and del BB at point B as shown in the figure A। तो 4.32 A पे ठीक है ये चीज़ मेंशन है। Similarly in figure 4.32 B the application of vertical force FA at point A produces a vertical deflection del A and del BA at points A and B respectively। Let us evaluate the total work done by the two forces Fa and Fb when they are applied in different order to the 0 to their final value। तो हम यहाँ पे जो है वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट्स। तो केस 1 है, यहाँ पे जब फोर्स एफ बी अप्लाइड एंड फॉलोड बाई एफ ए। ठीक है, तो फॉलो किया जा रहा है किससे, एफ ए के द्वारा, एफ बी अप्लाइड एंड फॉलोड बाई एफ ए। तो वर्क डन व्हेन एफ बी इज ग्रेजुअली अप्लाइड। तो जब एफ बी फोर्स एक्ट कर रहा है एट पॉइंट बी, तो वर्क डन क्या होगा इस केस के लिए, तो वर्क डन एफ बी इज ग्रेजुअली अप्लाइड, तो हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल बी बी। ठीक है, ये ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए क्या हो गया, वर्क डन हो गया। नाउ वर्क डन व्हेन एफ ए इज ग्रेजुअली अप्लाइड विद द एफ बी इन प्लेस। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ऑफ एफ ए इंटू डे डेल ए प्लस एफ बी इंटू डेल बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी इंटू डेल बी ए टर्म ये इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ टोटल वर्क डन बाय द टू फोर्सेज फॉर केस 1 इज। ठीक है, तो इन दो फोर्सेज की वजह से एफ बी और एफ ए फोर्सेज की वजह से टोटल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए। तो हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल बी बी प्लस हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल ए प्लस एफ बी इंटू डेल बी ए। नाउ ठीक है, एफ ए अप्लाइड एंड फॉलोड बाई एफ बी। तो वर्क डन व्हेन एफ ए इज ग्रेजुअली अप्लाइड, तो हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल ए। वर्क डन व्हेन एफ बी इज ग्रेजुअली अप्लाइड, तो हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल बी बी प्लस एफ ए इंटू डेल ए बी। और टोटल वर्क डन बाय द टू फोर्सेज फॉर केस 2 इज। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, तो इसको सम करा तो हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल ए प्लस हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल बी बी प्लस एफ ए इंटू डब्ल्यू ए बी। Since the final deflected position of the beam produced by the two cases of the loads is the same, ठीक है, regardless of the order in which the loads are applied। ठीक है, जो फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन है बीम की
जो कि लोडेड की वजह से या लोडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, सेम है। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज ऑल्सो द सेम regardless of the order in which the loads are applied. Thus, equating the total work of the cases 1 and 2 give the W1 equal to W2. यहाँ से equate करा, half of FB into del BB plus half of FA into del AB plus FB into del BA equal to FA into del A plus half of FB into del BB equal to ये। तो यहाँ से दो टर्म्स तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो बच क्या रहा है FB into del BA इक्वल टू FA into del AB। और अगर हम यूनिट लोड कंसीडर करें तो एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डेल बी ए इक्वल टू डेल ए बी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू द अप्लाइड लोड एट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू द अप्लाइड लोड एट बी। ठीक है, द मैक्सवेल बेटी थ्योरम ऑल्सो होल्ड्स फॉर द रोटेशंस एज वेल एज रोटेशन एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन बीम्स। तो जो ये थ्योरम है किसके लिए एप्लीकेबल है, रोटेशंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, डिफ्लेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेबल है, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन अ बीम्स एंड द फ्रेम्स, तो हम इसको बीम और फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।